सरकार के किन चीजों को आप गिनाने का प्रयास कर रहे हैं? संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हटाना चाहती है सरकार। ये क्या सरकार है? डॉक्यूमेंट्स है आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड वहाँ रखे हुए, लेकिन उसको ये सरकारें 75 सालों में ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिन्होंने महिलाओं को परंपरागत रूढ़िगत ये जो पिछड़ी सोच से बाहर निकाल करके वर्दी में खड़ा कर दिया। 75 साल से कांग्रेस ही भ्रष्टाचार करती आ रही है। हाँ, तो अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार कर लेते 112 एमपी को, तुमने कांग्रेसी को एमपी को क्यों अपने में लिया? वो जो भ्रष्टाचारी थे। मोदी साहब ने बोला हुआ था कि भाई हम इनके फाइल को ओपन करेंगे, लेकिन असली बात है उनका सत्ता में आने के बाद 10 साल तक आने के बाद नेताजी का फाइल क्यों नहीं आया? पहला जो 10 साल था उन्होंने इटली के एक महिला को गाली देने में बिता दिया, सोनिया गांधी को, और अगला 10 साल मेलोनी के प्रशंसा में गमा देंगे। मोदी सरकार को आए हुए तो अभी ज्यादा से ज्यादा 10 साल पूरे हुए हैं। अब इन्होंने तो इतने में इतना कमा लिया, इनके एमपी एमएलए जितने उन्होंने इतना कमा लिया। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कितना उसने फिर भ्रष्टाचार किया होगा? एज द सब्जेक्ट एज द किंग। सबसे बड़ी बात, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे भाजपा आ जाए, चाहे कोई और गवर्नमेंट आ जाए, करप्शन जब तक नहीं खत्म हो सकता, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, जब तक आम आदमी क्वेश्चन नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल देखा जाए तो देश में मुद्दे तमाम हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस पर बात होती है और किस पर बात नहीं होती है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार का कहीं से कोई चीज़ें नहीं है, वो तमाम जो चीज़ें हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, युवा जो है सड़कों पर आ जा गया है, ये तमाम जो सवाल हैं वो लगातार बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग ऑल इंडिया से आए हैं। ऑल इंडिया से जो है पूरे लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचे थे, इनका प्रोटेस्ट था और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है और इसी पर ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या आन पड़ी है कि देश का युवा, देश का बुजुर्ग सब कुछ सड़कों पर आ गया है और दिल्ली चलो के अभियान से यहाँ पर पहुँचा है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आरती, लखनऊ से अग्रगामी महिला समिति उत्तर प्रदेश की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। TUCC जो ट्रेड यूनियन का हमारा सेंटर है उसकी मैं सचिव हूँ उत्तर प्रदेश की। और हम यहाँ पे ऑल इंडिया से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे हमारे त्रिपुरा से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने स्टेट हैं वो सब यहाँ पे अपनी पूरी जनसंख्या के आए थे। और हमारा मुद्दा वही है। आपको लगेगा कि लगातार हम एक ही मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और सांप्रदायिक दंगे। चौथा हमारा मुद्दा है आज़ाद हिंद फौज के जो हमारे महानायक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके विचारों पे जिन्होंने ये पार्टी बनाई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में, उनके विचारों को लेकर के जो पूरी बातचीत थी, एक महानायक पूरी की पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सिनेरियो से गायब कर दिया जाता है, जिसके कोई डॉक्यूमेंट को 75 सालों में ये सरकार जवाब नहीं दे पाई है कि उनके साथ हुआ क्या था। क्योंकि ताइवान का जो प्लेन क्रैश वो बताते हैं हुआ था, दरअसल ताइवान सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। सारे डॉक्यूमेंट आप अमेरिका के आर्काइव में देख सकते हैं, आप इंग्लैंड के आर्काइव में देख सकते हैं, लेकिन भारत में ये सरकारें जितनी बार भी आई हैं उन्होंने कहा अगर वो फाइलें सार्वजनिक की गई तो सांप्रदायिक दंगे या दंगे होने की आशंका। ये बताइए, 75 साल हो गए। क्या मांग कर रहे हैं कि नेताजी के जो प्लेन क्रैश हुआ उससे रिलेटेड जितने सबूत हैं वो सारे आने चाहिए? और ये रिवील हो चुका है, इसके सारे जो रिसर्च थे वो अमेरिकन आर्काइव्स में, इंग्लैंड के आर्काइव्स में, इवन भारत की जो यहाँ पे ही जनपद पे जो हमारी एक नेशनल आर्काइव है वहाँ भी ट्रकों के ट्रकों हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड वहाँ रखे हुए। लेकिन उसको ये सरकारें 75 सालों में ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महानायक था, जिसने भारत के बाहर जा कर के भारत की आज़ादी का अलग जगाया, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा में जा कर के वहाँ की रबर प्लांटेशन जो मजदूर महिलाएँ थी उनको वर्दी में खड़ा किया। मॉडर्न आज विमेन की बात होती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिन्होंने महिलाओं को परंपरागत रूढ़िगत ये जो पिछड़ी सोच से बाहर निकाल करके वर्दी में खड़ा कर दिया। और वहाँ पे जब आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट बनी और जब ये हुआ कि दिल्ली चलो का नारा जब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो उन महिलाओं ने अपने खून से एक पत्र लिखा सुभाष चंद्र बोस को कि आई वॉन्टेड टू डाई फॉर माई इंडिया, मैं भारत की आज़ादी के लिए अपने खून बहाने चाहना चाहती हूँ। तो ये जो आह्वान था आज भी अधूरा है। मैं क्योंकि आज़ाद हिंद फौज पे महिलाओं की भूमिका विशेष संदर्भ रानी झांसी रेजिमेंट मेरा शोध कार्य रहा है, जिसपे मैंने लंबे अरसे काम किया। और एक जॉयसी लेब्रा की किताब है, क्योंकि भारतीय रिसर्चरों ने भी इस पर रिसर्च करना नहीं सोचा।
ये रिसर्च ऐसी थी, मेन मतलब मांग आप लोग मतलब ये है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी की बात करने आए हैं, आप रोजगार की बात करने आए हैं, आप कह रही हैं कि महंगाई की हम बात करने आए हैं, लेकिन इस बीच में जिस तरह से आप नेताजी का मुद्दा उठा रही ये हैं, जरूरी ये है कि जब साम्राज्यवादी ताकतें आ रही थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा का पूरा भारत लूटा था और उसने एक सोसाइटी बनाई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसने रोज खुदाई की, रोज मंदिर मस्जिद खोदे, उसके नीचे से उसने अपने खजाना निकाला। आज वही सरकार फिर मंदिर मस्जिद खोद करके वहाँ से खजाना निकाल रही है और वो भारत को बता रही है कि हम विकास कर रहे हैं। विनाश को बुलडोजर के सहारे ला करके वो कौन सा रचनात्मक कार्य कर रही है, ये हमें और आपको दोनों को जवाब देने की ज़रूरत है। आप ये बताइए, जितना यूरोप में पूरी आबादी नहीं होगी, पूरे भारत की उतनी संख्या में युवा हैं। आपको लगता है कि रोज ये सवाल होता है बेरोजगारी से, हम रोज मारे जा रहे हैं। माल न्यूट्रिशन में देख लीजिए, भारत सबसे निचले पायदान में है। आप देख लीजिए, हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे। अरे तो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में तो हम 5वें पायदान पे पहुंच गए हैं और तीसरे पे पहुंचने की बात है। भारत का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे ही देश में विश्व के सबसे अमीरों में शुमार 5 लोगों में से 4 नाम हमारे, 3 नाम हमारे हैं। अंबानी और अडानी हैं। लेकिन यही भारत का युवा है जो 5 किलो राशन पे अपना जीवन यापन कर रहा है। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था आ रही है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 16 लाख स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए हैं, कोई जवाब नहीं आया इसका। 36 लाख टीचरों की भर्तियों को बंद कर दिया गया है। आपको समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है, जिसको बेरोजगारी, जिसको शिक्षा के अंधकार में फेंक दिया गया है। रोज नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, पारुल यूनिवर्सिटी, IMIT, लवली, ये वो। आप जान रही हैं शिक्षा का निजीकरण होना, महिलाओं की सपनों का अंत होना है, युवाओं के सपनों का अंत होना है। ये केवल हमारे यहाँ इस तरह की गुलाम प्रवृत्ति पैदा कर रही है। आज युवा को, तो आपका कहना है कि भाजपा सरकार जो है गुलाम प्रवृत्ति बना रही है? बिल्कुल गुलाम ही बना रही है। जिस तरह से आज जब मुझे लगता था कि मुझे ब्रिटिश सरकार से बहुत दिक्कतें थी, जब मैं पढ़ती थी तो बहुत खून खौलता था कि इतना अत्याचार होता था, जहाँ पे लोकतंत्र को सिर्फ खत्म किया गया था, शिक्षा व्यवस्था वो अपने हिसाब से लेकर के आए थे। आज भारत सरकार शिक्षा पूरी की पूरी बेच चुकी है। यही DPS है, उसकी फीस आपको पता है 25,000 रुपये है। क्या एक आम आदमी 25,000 रुपये तनख्वाह में 2 बच्चे पढ़ा सकता है? 2 बच्चे। क्या 25,000 से नीचे कोई युवा अपनी पूरी फैमिली रन कर सकता है? आज ये है मनरेगा की मजदूरी। आप बात करते हैं स्कीम वर्कर्स। आप दीदी आई कहाँ से हो आप? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हो, मैं भी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन आज योगी की सरकार में मैं मानता हूँ, मैं आप छोटी बहन हो हमारी, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आप उस दिन कहाँ सोई थी जब 12 साल की लड़की का रेप किया गया था अयोध्या पर, मिल्कीपुर में? हम जब किया गया था तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन आज मोदी जी के खिलाफ केवल बोलने के लिए आप लोग चले आते हो। ऐसा मत करो। सनातन सुनो, बोल रहा है आपको कौन? आपसे मेरी मुलाकात कितनी है? अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता। पार्लियामेंट में आने वाला आदमी, पार्लियामेंट में नौकरी करने वाला, पार्लियामेंट में जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग पार्लियामेंट में सर्विस करते हैं, तो पार्लियामेंट के ऑफिस बेयरर के पास बिना डिग्री के वो वहाँ नौकरी करते हैं। तो पार्लियामेंट में जो लोग रहता है, जो प्रधानमंत्री हो या संसद सदस्य हो, तो उसकी तो कुछ डिग्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मतलब आप सरकार की विफलता गिना रहे हैं, सरकार के किन चीजों को आप गिनाने का प्रयास कर रहे हैं? सरकार से मांग करने आए हैं या उनकी विफलताओं को गिनाने? सुनिए, विफलता इसलिए है कि ये सरकार संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हटाना चाहती है। सरकार, ये क्या सरकार है? ये सरकार की नीति क्या है? ये सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, फेडरलिज्म है या फासिज्म है? तो फासिज्म की सरकार का कोई नीति नहीं होता, उसका एक ही नीति होता है, पब्लिक का शोषण करना। और ये जो बीजेपी आई 1980 में आई, 80 में आई, ये डरपोक लोग थे जो इंदिरा गांधी से डर के जेल में माफ़ी मांगे, और ये लोग सरकार में आने के बाद ये लूट मचा रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं, कोई जनता के लिए ये नहीं। लेकिन आज तो इनकी विपक्ष भी तारीफ कर रहा है ना, आतंकी को अमेरिका से ले आए हैं। जब इनकी सत्ता थी तब क्यों नहीं आए थे जंतर मंतर पर? तब तो नहीं आते थे आप, तब क्यों नहीं दिखाई दिए? जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर रहे हैं, पूछो समाजवादी पार्टी से, तब तो नहीं बोलोगे, मुझको भगाओगे केवल। जो क्वेश्चन करो, सुनिए, क्वेश्चन करिए, हम जवाब दे रहे हैं। आपको
क्या लगता है सवाल नहीं पूछे जाने बिल्कुल, चाहिए? आप क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि सवाल नहीं? अरे आप बोलो तो सही। रुकिए। सुनिए, बोलो तो सही। बीजेपी एक फासिस्ट, सुनिए, बीजेपी एक फासिस्टों का दल है। बोलने का अधिकार है। विभिन्न दलों से भाग के लोग यहाँ आए हैं। माधवराव सिंधिया कहाँ से आए हैं? ये सारे लोग जो भाग के आए हैं, जिनकी आप पूर्व में आलोचना करते थे। ठीक है, मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर भाजपा सरकार की विफलताओं को गिना रहे हैं, आप अपनी मांग को लेकर के आए, ठीक है, अपनी मांग रखने का सबको अच्छी अधिकार बात है, है। ये तो एक मिनट रुके, लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं फिर से अपने सवाल को रिपीट कर रही हूँ कि आज तो जिस तरीके से आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पूरा विपक्ष तो आज भाजपा की तारीफ कर रहा है। जिस तरीके से तहर्रुफ राणा जो है आतंकी, उसको भारत लाया गया, विपक्ष भी कह रहा है बड़ा अच्छा काम किया है, हम नहीं ला पाए। राहुल खान के बारे में नहीं बोलेंगे, सुनिए। ये राहुल खान के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको है दिक्कत। मैडम पहले उनका इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ, तुम ही बोल लो, पहले तुम ही बोल लो, किसी को बोल, तुम ही बोलो, तुम ही बोल लो। सुनिए, ये जो देश के उद्योगपति पैसा लेके भागे हैं, तो ये जो उद्योग का जो लेके भागे हैं महल चौकसी, ये क्यों नहीं उनको पकड़ के? हमको किसी एक पोस्ट का 5 रुपए जो क्राइम करने वाला लोग है उससे खतरनाक जो आर्थिक क्राइम करता है, करोड़ों लोगों के वो दिलों को, करोड़ों लोगों के काम धंधे को नष्ट करता है, ये तो उस चोर से भी खतरनाक है। उसको पकड़ के लाओ जो हमारी संपत्ति ले जाके विदेशों में रखा है, विदेशों में रखा। माल्या को ले आओ, महल चौकसी को ले आओ, तुम एक गुंडा को ले आओ तो गुंडा के घर से मिलेगा क्या? संपत्ति तो सबसे बड़ा उसको सुनिए, वे सुनो भाई, सुनो, उसको अंग्रेजी सुनिए, अंग्रेज अभी एक जज पकड़ा गया है ना, तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में आप जानती है, उसको बोलते हैं व्हाइट कलर क्रिमिनल। व्हाइट कलर क्रिमिनल कौन लोग होते हैं? व्हाइट कलर क्रिमिनल 3 लोग होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और जुडिशियरी के लोग। ये जब मिल जाते हैं तो पूरे देश का शोषण होता है। ये हम नहीं बोलते। चर्चा सुनिए, सवाल सुनिए। हम नहीं ठीक है, बोलते। ठीक है। ये इमाइल दुर्खिम बोल रहा है। इमाइल दुर्खिम जो प्रोफेसर है समाजशास्त्र का, वो बोल रहा है। और इस समय जो मोदी के साथ हैं, वो जितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको देख लीजिए, उसमें से सारे अरबपति हैं। तो ये देश का भला कभी नहीं चाहेंगे। मैक्स वेबर बोलता है कि जो विलासी लोग हैं वो बड़े बड़े दावा तो करते हैं, लेकिन वो जनता को लूटते हैं। जब उनके आर्थिक हितों पर चोट पाती है तो बौखला। 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि काला बाजारी पूरी तरीके से खत्म होगी, पूरी तरीके से जो है हर चीज, ये सब कुछ होगा। लेकिन अब जिस तरह से आपने ये चीज को डिफाइन किया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार इनकी पार्टी में हो रहा है, लेकिन ये तो कहते हैं कि 75 साल से कांग्रेस ही भ्रष्टाचार करती आ रही है। हाँ, तो अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार कर लेते, 112 MP को, तुमने कांग्रेसी को MP को क्यों अपने में लिया? वो जो भ्रष्टाचारी थे, अभी महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री है वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त था ना, छगन भुजबल लिप्त था ना। तो क्यों अजीत पवार, छगन भुजबल को तुम क्यों लिया? राणा को तुम क्यों लिया? तो जिसको हम आपको भ्रष्टाचार बोलते हैं और हम आपको अपने में लेते हैं, इसका मतलब हम भ्रष्टाचारी हैं। समस्या है दूसरा, सुनिए, समस्या ये है कि जो बेसिक चीज है, हमारा पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, भारत का एकमात्र पार्टी है जिसने 1 लाख से ज़्यादा हमारा पार्टी का मेंबर शहीद हुआ देश को आज़ाद कराने में। हमारा पार्टी ने नेशनल बैंक खोला, जिसका विलय करके RBI बनाया। हमारा पार्टी ने प्लानिंग कमीशन बनाया। तो हम लोगों ने कुर्बानी दे के इस देश को इतना बनाया, और हर जगह कुर्बानी दे दे के बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक जो नेताजी का पार्टी है, हम लोग गांव पहाड़ इसमें रहने वाले लोग थे, लेकिन जब इस सरकार ने सारा चीज़ जो हम लोगों का बनाया हुआ चीज़ था उसको बेचने का काम चालू कर दिया, बर्बाद करने का काम चालू कर दिया, तब हम लोगों को मजबूरी में फिर से नेताजी का पार्टी को दोबारा से दिल्ली में आना पड़ा। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि हमारा पार्टी, जो हमारा सिंबल है लाइन सिंबल, कभी दिल्ली में आया। आपने देखा कि जो ये बेरोजगारी है, चाहे ये प्राइस राइस है, चाहे ये काम नहीं मिल रहा है, कोई अलग अलग समस्याएं नहीं है। इसका एक मूल जड़ है। मूल जड़ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत एक सोशलिस्ट आधारित अर्थव्यवस्था होगा, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा
और बीजेपी ने पूरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर इस पटरी को चढ़ा दिया। सुन लीजिए मैडम, हमको जाना है कलकत्ता और हम बैठ जाएंगे बॉम्बे के ट्रेन में तो हम तो कभी कलकत्ता नहीं जा पाएंगे। तो जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था था, जो सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थवादी व्यवस्था, समाजवादी का मतलब अखिलेश यादव से मत ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी वकालत करने के लिए वकील का पढ़ाई करना पड़ता है और कोनो का बाप रख देता है नाम वकील, तो वैसा समाजवादी का बात नहीं है। तो हम लोगों का दूसरा चीज़ है कि नेताजी के बारे में सुनिए। नेताजी का बारे में अभी मोदी साहब ने बोला हुआ था कि भाई हम इनके फाइल को ओपन करेंगे, लेकिन असली बात है उनका सत्ता में आने के बाद 10 साल तक आने के बाद नेताजी का फाइल क्यों नहीं आया। पहला जो 10 साल था उन्होंने इटली के एक महिला को गाली देने में बिता दिया, सोनिया गांधी को, और अगला 10 साल मेलोनी के प्रशंसा में गमा देंगे। लेकिन असल बात है कि नेताजी का फाइल इसलिए ही नहीं ला रहे हैं कि नेताजी को फाइल को ओपन नहीं करने के फाइल पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साइन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेन अक्यूज्ड है उसका। कैमरे पे तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। कैमरे पर एकदम ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आपको मालूम होगा कि 1942 में बंगाल में जो सरकार बनी, 1942 में जो बंगाल की सरकार बनी, वो मुस्लिम लीग और आरएसएस का संगठन, सुन लीजिए, मुस्लिम लीग और आरएसएस का संगठन, सुन लीजिए, ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा। 1942 में बंगाल का सरकार बनी, स्टेट गवर्नमेंट उस समय भी होती थी। जो मुस्लिम लीग और आरएसएस का पार्टी, जो अभी बीजेपी है, उस समय आरएसएस का पार्टी हिंदू महासभा हुआ करती थी, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों मिलकर बंगाल का सरकार बनाया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी सीएम थे और मोहम्मद फैजल सीएम थे। और उसी सरकार ने पहला बार भारत विभाजन का प्रस्ताव पास किया, और उसी के कुछ समय बाद 1945 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस कमेटी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद थे। अगर मोदी साहब को लगता कि सारे सिग्नेटरी कांग्रेसी है तो ये फाइल कब का आउट हो गया होता। हमको उसमें पूरा का पूरा भरोसा है और डाउट है कि उस फाइल पर, जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन के फाइल पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोहम्मद फैजल का साइन है, इसी तरीका से ये जो नेताजी का फाइल ओपन नहीं करने पर हमको पूरा डाउट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साइन है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी उस फाइल को वापस नहीं ला। डाउट कहेंगे कि भरोसा कहेंगे? पूरा भरोसा ही कहिए, क्योंकि एक फाइल सुन लीजिए, इनको तो भरोसा है कि नेताजी की फाइल भाजपा ने मैडम सुन लीजिए, इसके आधार पर सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया, कांग्रेस को क्यों छोड़ा? क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे समाजवादी विचारधारा के अनुरूप चल ही नहीं रही थी। उन्होंने समाजवादी को, जो कांग्रेस को छोड़ा, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का एक रीज़न ये भी था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि महात्मा गांधी जी उस टाइम पे पट्टा भाई सीतारमैया, उनको उन्होंने खड़ा कर दिया था सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट, और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। बहुमत से जीतने के बाद गांधी जी ने ये बोला कि ये पट्टा भाई सीतारमैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। और उसी रिस्पेक्ट में सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ पद से रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया। तो समाज में अभी क्या है, हिडन हंगर है, दिख नहीं रहा है, लेकिन हिडन हंगर भी है प्लस हिडन करप्शन भी है। तो समाज में करप्शन ऐसा नहीं कि नहीं है, हिडन करप्शन है। आंखों का देखने वाला सच नहीं होता। बिल्कुल आपको एक एडवांस बात बता देता हूँ, हो सके 2-4 साल में कुछ घटना इस जंतर मंतर पर हो जाए। अभी यहाँ जितने सिक्योरिटी का लोग है, 2013 में एक फैसला पास हुआ था सरकार के द्वारा, और हमारे देश में एक पेटेंट भी कराया गया था। उस पेटेंट में था कि हम भारत में एक जो जैकेट है, जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट, कि जितने दिल्ली के पार्लियामेंट के आसपास में 8 किलोमीटर के रेडियस में होगा, सबको बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें सेंसर होगा, जिस पर रिसर्च भी पूरा हो चुका था। विदेशों से अनेक उस जैकेट के ऑर्डर भी आ चुके थे, फैक्ट्री में काम भी चालू होने वाला था। यहाँ जो पुलिस के चाहे सिक्योरिटी के लोग हैं, उनके बड़े अमले को मालूम भी होगा, ऑर्डर भी हो गया था कि 8 किलोमीटर के रेडियस में बुलेट प्रूफ होगा। अभी यहाँ के जितने पुलिस वाले सिक्योरिटी में हमारे भाई साहब हैं, उनसे पूछिएगा, क्योंकि हमारा परिवार में भी ज़्यादा लोग सेना में है, मैं ही एक ऐसा हूँ। तो एक है कि न बुलेट प्रूफ जैकेट मिला, न उनके हाथ में अभी अत्याधुनिक हथियार भी नहीं है। अत्याधुनिक हथियार भी जो 8 किलोमीटर के रेडियस का मतलब क्या है, आप विदेशी ताकत को कम से कम 8 घंटा के लिए रोक सके संसद पर जब कब्जा हो। तो संसद पर जब कब्जा करने आएगा, उस समय यहाँ जो पुलिस है, यहाँ जो सिक्योरिटी है, उसके हाथ में आपने ताकत नहीं दिया, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया, उसका सेंसर बोर्ड उसके पास नहीं है। आई थी कुछ दिन पहले कि 500 से ज़्यादा लोग करोड़पति हैं एमपी, 500 से ज़्यादा लोग करोड़पति हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 30-30, 40-40 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति। तो आप ये सोचिए, जो एमपी लेड मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, 5 करोड़ रुपए मिलता है हर साल। 5 करोड़ से ठीक है। आपने ये आंकड़े बताए, सुनिए, आपने ये आंकड़े बताए। अब हो सकता है इसी प्रश्न को जो दर्शक देख रहे होंगे वो ये कमेंट करके पूछेंगे कि
मोदी सरकार को आए हुए तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पूरे हुए हैं इनके, और अभी आगे का कार्यकाल इनका जो चल रहा है, ठीक है, 10 साल से पूरे हो गए, आगे का कार्यकाल चल रहा है। मेरा सवाल समझिए, ठीक है, हो गए। अब इन्होंने तो इतने में इतना कमा लिया, इनके MP MLA जितने उन्होंने इतना कमा लिया, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कितना उसने फिर भ्रष्टाचार किया होगा। तो उस हिसाब से भाजपा जो आरोप लगाती है, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, एज द सब्जेक्ट एज द किंग। सबसे बड़ी बात, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे भाजपा आ जाए, चाहे कोई और गवर्नमेंट आ जाए, करप्शन जब तक नहीं खत्म हो सकता, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, जब तक आम आदमी क्वेश्चन नहीं करेगा, जब तक आम आदमी को ये अधिकार नहीं होगा। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आप ये बताइए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कितने लोग लगाते हैं? आम आदमी केवल योजनाओं, सरकारों की योजनाओं में उलझा रह जाता है। राइट, मैं आपको एक बात बताऊं, विसिल ब्लोअर एक्ट 2014 में बना था, 2012 में, 2014 में शायद विसिल ब्लोअर एक्ट बना था 2014। उसमें एक प्रावधान है कि जो भी करप्शन को उजागर करेगा ना, विसिल ब्लो करेगा। उसमें क्या है कि अगर वो साबित नहीं कर पाया करप्शन की, ऑफिसर ने करप्शन किया या मिनिस्ट्री में करप्शन हुआ, तो उस पर 30,000 रुपये का फाइन और 2 साल की सजा है। अब ये सोचिए, वो जो आदमी करप्शन को उजागर कर रहा है, क्या उसके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? वो कहाँ से, वो इतना ही बता रहा है कि करप्शन हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, अगर वो कंप्लेन फाइल करता है और बिना नाम के फाइल कर देता है, बिना अपने डेजिग्नेशन के, तो उसकी कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं होगा। RTI एक्ट में आप देखिए, RTI एक्ट 2005 को देखिए, अगर RTI मैंने फाइल किया और मान लीजिए मेरी डेथ हो जाती है, मेरी डेथ हो गई, तो RTI वहीं क्लोज हो जाएगी। आप सत्येंद्र दुबे का केस देखिए, ठीक है, आपने इतने सारे केस गिना दिए। जजों के घर में, जज के घर में करोड़ों रुपए यही दिल्ली में फूके मिले। उस आदमी ने, वो जो जज है, माननीय जज, वो इलाहाबाद जाके शपथ ग्रहण कर लेते हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ऐसे चोर, ऐसे घूसखोर, मतलब जहाँ पे न्याय बिक रहा है। आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि एक बच्ची को, जो माइनर थी, उसको पुल के नीचे घसीट करके उसके कपड़े फाड़े, उसके नाड़ा तोड़ा, और वहीं हाई कोर्ट के जो इलाहाबाद के जज है, एक उन्होंने जजमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट छूना, नाड़ा तोड़ना वो रेप नहीं है। पॉस्को का, विशाखा गाइडलाइन का, कार्यस्थल पे यौन हिंसाओं का खुला मखौल। मतलब आप अगर मुझे बॉडी लैंग्वेज से भी अगर आप हैरेस करते हैं, आई हैव टू राइट टू फाइट। तो ये अगर ये सोचिए ना, जो कॉलेजियम सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चीजें कैसे सही होंगी? जनता कैसे, क्या देख रही है, मुझे ये बताइए। ये जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है। गरीब आदमी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है गरीब आदमी का। हम लोग पीड़ित, हम 1710 लोग हैं। संडे को हमारा धरना है यहाँ पे, हम 300-400 लोग इकट्ठे होंगे। एक बिल्डर ने हजारों करोड़ का फ्रॉड कर लिया। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उनके जो पोर्टल बना हुआ है वहाँ पे किया। मेरे पास कागज है सारे इस बैग में। प्रधानमंत्री जवाब आया कि फलाने बंदे से मिल लो जाके। ठीक है, तो देखिए, चर्चा इस बात की थी कि आखिर क्या वो चीजें जो हैं लगातार वो देखने को मिल रही है, क्या मांग थी, वो उन मांगों को सुना, और इसी के साथ में अब जनता क्या कुछ चाहती है आपके सामने है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, लगातार जो उनके पीछे जो है जनता इनको कौन से बेहतर समझती, कौन बेहतर नहीं समझती, वो तमाम सवालें जो हैं वो दे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।